प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। कर्नाटक में पीएम मोदी यादगिर और कलबुर्गी जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने कोडेमल में सिंचाई, पेयजल से जुड़ी विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं और एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में पीएम ने 65.5 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का शिलान्यास भी किया। यह 6 लेन की ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना सूरत से चेन्नई एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इसे करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर विस्तार से कलबुर्गी, यादगिरी और विजयपुर जिले के लाखों किसानों को सीधे लाभ मिलने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि हम उन जिलों में विकास और सुशासन लाए जिन्हें पिछली सरकारों ने पिछड़ा घोषित किया था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिहल ने हानी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पुनर्विकास परियोजना के शिलान्यास समारोह में संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। जयशंकर भारत के 2 प्रमुख समुद्री पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करने के लिए मालदीव और श्रीलंका के 3 दिवसीय यात्रा पर है। भूमि पूजन समारोह में जयशंकर ने कहा कि मालदीव के साथ भारत की साझेदारी एक दूसरे के कल्याण और हितों के लिए मिलकर काम करने की वास्तविक इच्छा पर आधारित है। जयशंकर ने कहा कि हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास परियोजना की शुरुआत मजबूत भारत मालदीव विकास साझेदारी में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर भारत सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यह भारत के खिलाफ एक खास किस्म का दुष्प्रचार का नैरेटिव चलाने की कोशिश है। डॉक्यूमेंट्री में दिखता है कि इससे जुड़े हुए लोग और संगठन एक खास किस्म की सोच रखते हैं, क्योंकि इसमें कतई तथ्य और तटस्थता नहीं है। यह औपनिवेशिक मानसिकता से संचालित है। बागची ने कहा, ब्रिटेन के राजनयिकों का जांच और पड़ताल जैसे शब्दों का इस्तेमाल बताता है कि एक विशेष मानसिकता है। क्या वो यहाँ अब भी राज कर रहे हैं? इसलिए हम कह रहे हैं कि एक औपनिवेशिक मानसिकता के साथ इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया गया है। इसका उद्देश्य और इसके पीछे के एजेंडा महज एक षड्यंत्र है। पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार बीरभूम जिले के बाहुबली तृणमूल नेता अनुव्रत मंडल को एक बार फिर जमानत नहीं मिली। उन्हें आसनसोल की विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया था। सुनवाई के बाद न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने अनुव्रत को आगामी 3 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई की ओर से सुनवाई के दौरान बताया गया कि अनुव्रत मंडल के नाम पर कई फर्जी दस्तावेज और नई गाड़ियां मिली हैं। अन्य आय का स्रोत क्या है, इस बारे में जांच के लिए फिलहाल उनसे पूछताछ जरूरी है। केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि फिलहाल सीयूडी के सहकारी बैंक में 177 बेनामी बैंक अकाउंट मिले हैं, जिनका संबंध कहीं न कहीं पशु तस्करी मामले से है। काशी कॉरिडोर बनते ही विश्वधाम दरबार में भक्तों की संख्या बढ़ गई है। बीते वर्ष लगभग 1 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन और पूजन किया था। वहीं वर्ष 2023 के पहले पखवाड़े में ही 26 लाख भक्तों ने बाबा के दरबार में मत्था टेका है, जिससे उम्मीद है कि पिछले सालों के रिकॉर्ड जल्द ही टूट जाएंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि वर्ष के पहले ही दिन 5,32,551 दर्शनार्थियों ने दर्शन किया है। जनवरी के पहले 15 दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या करीब 23,73,392 थी, जबकि 17 तारीख तक ये संख्या 26,08,099 हो गई है। जीर्णोद्धार के पहले विश्वधाम में 30 से 40 लाख दर्शनार्थी साल भर में आते थे। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य लॉर्ड रॉमी रेंजर ने अपने ट्विटर में बीबीसी को निशाने पर लिया है। दरअसल बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से 2 पार्ट में एक नई सीरीज बनाई है। इस सीरीज में पीएम मोदी और भारत के मुस्लिमों के बीच तनाव की बात कही गई है, जिसे लेकर ब्रिटिश सांसद लॉर्ड रॉमी रेंजर ने ट्वीट कर कहा कि बीबीसी न्यूज आपने भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय पुलिस और भारतीय न्यायपालिका की भी बेइज्जती की है। हम गुजरात दंगों और लोगों की मौत की निंदा करते हैं, लेकिन हम आपकी पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की भी निंदा करते हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन के मामले में पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर आता है। अब यहाँ हिंदू समेत अल्पसंख्यकों से जुड़े छात्रों के लिए विश्वविद्यालयों में कुरान पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए पाकिस्तान की संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव के बाद अब विश्वविद्यालयों में कुरान को दूसरी भाषा के अनुवाद के साथ पढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक विरोधी गतिविधियों को लेकर संयुक्त राष्ट्र कई बार अपनी चिंता जाहिर कर चुका है।
अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की आई ताज़ा रिपोर्ट में साफ बताया गया कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों, खासकर हिंदू धर्म से जुड़ी महिलाओं का अपहरण, जबरन धर्मांतरण कर शादी करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इस काम में पाकिस्तान के शासन प्रशासन के साथ न्याय प्रणाली भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 में अपने संबोधन में जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से दूर रहने और प्रकृति के खिलाफ खुद को हराने वाली लड़ाई बंद करने को कहा। साथ ही कहा, दुनिया विभिन्न मोर्चों पर भीषण तूफानों का सामना कर रही है और फिलहाल हम साथ मिलकर ही इससे होने वाले नुकसान में कमी लाने की दिशा में काम कर सकते हैं। गुटेरेस ने यह भी कहा, जब तक हम पूरी ईमानदारी से समस्याओं पर गौर नहीं करेंगे, उनका समाधान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब मदरसों को हाईटेक बनाने जा रही है, जिसके अंतर्गत यूपी के मदरसों में अब एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ाया जाएगा। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग की ही तरह मदरसों में चरणबद्ध तरीके से एनसीईआरटी की किताबें लागू होंगी। इस प्रकार यहाँ पढ़ाई का अंदाज बदलेगा। इस सिलेबस को लागू करने के बाद किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए यूपी मदरसा बोर्ड के शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें सिखाया जाएगा कि एनसीईआरटी किताबों से पढ़ाई कैसे कराना है। यूपी के फतेहपुर में बड़े स्तर पर मनतांत्रण व फंडिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट के सर्च वारंट पर 4 सर्कल के सीओ के नेतृत्व में पुलिस ने एक साथ इवेंजिकल चर्च ऑफ इंडिया, देवीगंज स्थित इंडियन प्रेस्बिटेरियन चर्च, ब्रॉडवेल मिशन हॉस्पिटल व वर्ल्ड विजन संस्था में छापेमारी की। पुलिस टीम ने तलाशी लेकर दस्तावेजों, फोटो, शपथ पत्र, फॉर्म, रसीदें, बुके, रजिस्टर आदि बरामद किया है। सीओ थरियाम दिनेश चंद्र मिश्र ने बताया कि ईसीआई चर्च में छापेमारी के दौरान धार्मिक बाइबल की पुस्तकें, शपथ पत्र, फॉर्म आदि दस्तावेज जुटाए गए हैं। बता दें कि मनतांत्रण मामले में गत 15 अप्रैल 2022 को वीप नेता हिमांशु दीक्षित द्वारा पादरी समेत 56 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसे लेकर यह छापेमारी की गई है। भारत में 2027 तक दुनिया के हर दूसरे आईफोन का उत्पादन करने की संभावना है। एप्पल ने अप्रैल से दिसंबर तक भारत से $2.5 अरब के आईफोन का निर्यात किया था। ताइवान के डिजी टाइम्स अखबार ने कहा कि भारत 2025 तक दुनिया भर में कुल आईफोन का 25% असेंबलिंग करेगा। बता दें कि भारत में विनिर्माण तेजी से बढ़ना तय है, क्योंकि एप्पल के 3 निर्माता फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन 41,000 करोड़ की PLI योजना का हिस्सा है। वहीं साइबर मीडिया रिसर्च ने कहा, इस वर्ष के अंत तक 5G स्मार्टफोन शिपमेंट में 70% की वृद्धि होगी। 2020 में इसके शुरुआती वर्ष में बिक्री में 13 गुना वृद्धि दर्ज की गई थी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मंत्री समूह के विदेशी दौरे में मिले निवेश प्रस्ताव अब MOU में बदलने लगे हैं। मेक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना में हुए रोड शो के दौरान मिले 13 निवेश प्रस्ताव में से 6 पर MOU हो गए हैं। इसमें ब्राजील की कंपनी ने उत्तर प्रदेश में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। इसके साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र समेत प्रदेश में कुल 1725 करोड़ का निवेश होगा। इससे करीब 4200 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो वहीं मैक्सिको की कंपनी ग्रुपो बिम्बो यूपी में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना पर 250 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे 500 युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। मैक्सिको की ही कंपनी द हॉकिंसन ग्रुप अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट लगाने के लिए 500 करोड़ का निवेश करेगी। इससे 1000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। भारत के घरेलू हवाई यातायात में लगातार वृद्धि हो रही है। जनवरी-दिसंबर 2022 के दौरान घरेलू एयरलाइंस द्वारा ले जाए गए यात्री पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 8.38 करोड़ की तुलना में 12.32 करोड़ थे, जिससे वार्षिक वृद्धि 47.05% और मासिक वृद्धि 13.69% दर्ज की गई है। विमानन नियामक DGCA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में दिसंबर के दौरान घरेलू एयरलाइनों द्वारा लगभग 1.27 करोड़ यात्रियों को ले जाया गया, जबकि एक वर्ष पहले इसी अवधि के दौरान यह संख्या 1.12 करोड़ थी। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में 19 जनवरी को पहला मुकाबला मलेशिया बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जिसमें मलेशियाई टीम ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हरा दिया है। चौथे क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड ने लगातार गोल करके मैच 2-2 की बराबरी पर पहुंचा दिया है, लेकिन मैच खत्म होने से कुछ देर पहले मलेशियाई टीम ने एक और गोल दाग दिया और 3-2 से रोमांचक मुकाबला जीत लिया।
इस जीत के साथ ही मलेशिया की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम का वर्ल्ड कप सफर समाप्त हो गया है।